रियल एस्टेट की दुनिया में अगर आपको आगे बढ़ना है और रियल में एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको बहुत क्लियर कट मालूम होना चाहिए कि क्या चीज एसेट है, क्या चीज लायबिलिटी है। और लोगों का एक फैशन सिंबल बना होता है। बहुत सारे प्रोफेशनल को मैंने देखा है, जब वो पेमेंट करते हैं तो बड़े स्टाइल से पर्स खोलते हैं और उसमें 1 2 3 4 8 10 क्रेडिट कार्ड होते हैं, निकालते हैं और पेमेंट करते हैं। एंड दे शो इट अराउंड लाइक दिस इज अ सिंबल ऑफ स्टेटस। मेरा वीडियो देखने का फायदा आपको तब होगा जब आप अपनी नेटवर्थ निकालोगे। कैलकुलेट कीजिए कि व्हाट इज योर नेटवर्थ। 20 साल से 25 साल से 30 साल से काम करने में लगे हुए हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कुछ नजर नहीं आता। वो कहते हैं ना, साहब मेहनत तो बहुत की हमने, तो बेटा बोलता है दिखाई तो कहीं नहीं देती। दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग अग्रवाल एक नई वीडियो सीरीज लेकर आ रहा हूं YouTube पे रियल एस्टेट के ऊपर, जिसका फोकस ओवरऑल इंडिया पे होगा, इंडिया से बाहर के कंट्रीज पे होगा, स्पेशली दुबई पे होगा। तो आप में से जितने भी लोग जो रियल एस्टेट की दुनिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, वो सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आप लोग यहाँ से इन्वेस्टिंग के वो गुण सीख सकते हैं मुझसे जो मैंने अपने गुरु रॉबर्ट कियोस्की, डोनाल्ड ट्रंप, ग्रैंड कार्डोन और बहुत सारे लोगों से ग्लोबली सीखा है। प्रैक्टिस कर रहा हूं उसको प्रैक्टिकली दुबई में, इंडिया में, जम्मू कश्मीर टू अंडमान निकोबार, एंड बहुत सारे अपने एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने आ रहा हूं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जब इस सब्जेक्ट को लेकर, रियल एस्टेट के सब्जेक्ट को लेकर पहला वीडियो बनाने की बात आई तो सवाल सिर्फ ये आ रहा था दिमाग में, यार पहला वीडियो कौन सा बनाया जाए। क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो बहुत सीजन्ड होंगे, जिनको बहुत एक्सपीरियंस होगा, तो आपके भी कुछ काम का होना चाहिए। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बिल्कुल कुछ नहीं मालूम, आपके तो बहुत ही काम का होना चाहिए। सो पहला सब्जेक्ट जो मैंने टच किया बहुत सारे फिल्ट्रेशन के बाद, वो था एसेट एंड लायबिलिटी। बिकॉज दुबई में भी और इंडिया में भी मैंने देखा है लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एसेट और लायबिलिटी के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस उन लोगों को क्लियर नहीं होता है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। आज के सब्जेक्ट एसेट वर्सेस लायबिलिटी। तो इस सब्जेक्ट को चूज करने के पीछे मैंने आपको रीजन बताया, लेकिन अब थोड़ा सा इसकी डेप्थ में चलते हैं, बताते हैं कि क्या आज के सब्जेक्ट में हम टच करने वाले हैं। हम लोग बात करना चाहेंगे कि न्यू एज इन्वेस्टर वर्सेस ट्रेडिशनल थिंकर कौन लोग हैं, ये कैसे सोचते हैं, कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, और कैसे इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ये लोगों ने एक जो बहुत बड़ा डिफरेंस लाया है वो है तो है क्या। ऑफ कोर्स यस, मैं बात करूंगा एसेट और लायबिलिटी के बारे में, और आपके पाथवे, जो वेल्थ क्रिएशन करने का आपका जो एक पाथवे हो सकता है, उसके बारे में बात करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल आता है एसेट्स क्या है। नाम तो बहुत सुना होगा, एसेट लायबिलिटी, और बचपन से अकाउंट्स की बुक में तरह तरह की डेफिनेशंस भी पढ़ी होंगी। आपने अगर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिले होंगे तो उनकी अपनी टिपिकल डेफिनेशन होती हैं। ऑफ कोर्स यस, बिकॉज दे आर प्रोफेशनल, बहुत एजुकेटेड हैं, तो बहुत डीप एजुकेशन देते हैं। मैंने भी बहुत सारी एसेट और लायबिलिटी की डेफिनेशंस पढ़ी थी, लेकिन जिस डेफिनेशन ने मेरे दिलो दिमाग पे घर कर लिया, मेरे अंदर से, कहते हैं ना, बॉडी से निकल कर पार हो गया, और जिसने मेरी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया आई क्वाड्रेंट को लेकर, इन्वेस्टमेंट क्वाड्रेंट को लेकर, वो थे मेरे गुरु रॉबर्ट कियोस्की की लैंग्वेज। और मुझे कोई शर्म नहीं है यहाँ पे उनका नाम बार बार कोट करने के लिए, बिकॉज रियल एस्टेट की दुनिया में मैंने जो भी कुछ अचीव किया है उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन या उसका एक बहुत बड़ा रिलेवेंस उनकी इस एसेट थ्योरी से है। सो क्या है वो एसेट थ्योरी? एसेट थ्योरी इज वेरी सिंपल। एसेट इज समथिंग विच पुट्स मनी इन योर पॉकेट। एसेट इज समथिंग जो आपकी जेब में पैसा डालती है। यानी कि समझिए, ये आप हैं और ये है आपकी पॉकेट, और ये है पैसा। जिस सोर्स से इस जेब में पैसा आए, जिस सोर्स से इस जेब में पैसा आए, जिस सोर्स से इस जेब में पैसा आए, वो तो है एसेट। देसी भाषा में समझाने के लिए बोलूं, कमाऊ बच्चा, कमाऊ पूत या सुपुत्री, जिससे पैसा जेब में आता है,
वो कहलाता है एसेट। जब कभी लोगों से पूछते हैं कि भाई आपकी कौन कौन सी एसेट हैं, मैं बहुत बार ये पोलिंग करता रहता हूं, तो लोग बोलते हैं मेरे पास घर है, मेरे पास 4 गाड़ियां हैं, मेरे पास फर्नीचर है, मेरे पास एक्स है, मेरे पास वाई है। यानी कि वो उसमें एसेट भी बता देते हैं, वो उसमें लाइबिलिटी भी बता देते हैं, और लोगों को, ज्यादातर लोगों को क्लियर ही नहीं होता कि कौन सी चीज मेरी एसेट है, कौन सी चीज मेरी लाइबिलिटी है। रियल एस्टेट की दुनिया में अगर आपको आगे बढ़ना है और रियल में एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करना है, तो आपको बहुत क्लियर कट मालूम होना चाहिए कि क्या चीज एसेट है, क्या चीज लाइबिलिटी है। जैसे ही मैंने गॉग लगाया हुआ है ना, तो एक आंख सपोज राइट हैंड से क्लियर कट नजर आना चाहिए, ये एसेट है, और एक आंख से क्लियर कट नजर आना चाहिए एक लाइन से, ये लाइबिलिटी है। अगर आप लाइबिलिटी और एसेट के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे, तो कई बार आप लाइबिलिटीज उठा के ले आएंगे ये समझ के कि वो एसेट है। सर ऐसा क्या रियल एस्टेट में भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की जिसका प्रॉफिट ऑलरेडी अगले 5-7 साल में जो आने वाला है वो बिल्डर ने ले लिया है, इतना महंगा आपने परचेज किया है, तो वो एसेट नहीं है, लाइबिलिटी है। अगर आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी ले ली है जिसका ईएमआई आपके रेंट से बहुत ज्यादा है और आप जेब से भर रहे हो, तो वो एसेट नहीं है, वो लाइबिलिटी है। लेकिन ये बात आपको कब समझ में आएगी? जब ये मैथ्स क्लियर होगा आपको, और वही क्लियर करने का काम आज मेरा है। ऑल्दो बहुत सारे गुरुज इसको बहुत सारे कोर्सेज में पैसे ले लेके करते रहते हैं, बट दैट इज नॉट माई एजेंडा। सो मैं यहां आज आपको बहुत क्लियर कट बता देता हूं कि क्या है। सो खेल एसेट का वो है कि जहां पैसा आपकी जेब में आता है। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस, आप तरह तरह के बिजनेसेस करते हैं, फुल टाइम, पार्ट टाइम, व्हाटएवर दैट इज, लेकिन वो बिजनेस हो सकता है शुरू में डाउनफॉल भी दे रहा हो या आपको नेगेटिव कैश फ्लो दे रहा हो, लेकिन एक दिन वो आपको पॉजिटिव कैश फ्लो देगा, आगे बढ़ेगा, और इसी होप से आप आगे बढ़ते हैं और फाइनली बिजनेस आपको देता भी है विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट। तो बिजनेस आपका एसेट होता है, इसीलिए बिजनेस को हम बोलते हैं मनी मेकिंग मशीन, क्योंकि फाइनली वो मनी जनरेट करता है जिससे आपकी घर गृहस्थी, फाइनेंसेस, सब चीजें चलती हैं। ओके, नाउ सेकंड इज मंथली रेंटल इनकम। अगर कोई रियल एस्टेट है आपके पास, अगर प्रॉपर्टी है कोई आपके पास, वो प्रॉपर्टी आपको रेगुलर कैश फ्लो दे रही है, तो वो प्रॉपर्टी आपकी एसेट है। समझना लेकिन यहां पर यह है कि वो कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए। अब पॉजिटिव कैश फ्लो क्या है, नेगेटिव कैश फ्लो क्या है, इसके लिए आगे बहुत सारे वीडियोस आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगे, आप समझ जाएंगे। बट पॉजिटिव कैश फ्लो इन नटशेल, जहां पे नेट इनकम आपकी जेब में आ रही है। सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी ली, बैंक का लोन दे रहे हो आप 1 लाख रुपए, और उससे जो इनकम हो रही है प्रॉपर्टी से वो आपको सपोज हो रही है 1,50,000 रुपए, तो बैंक का लोन देने के बाद भी 50,000 रुपए आपके पास बच गया, इसको बोलेंगे पॉजिटिव कैश फ्लो। तो ये एसेट हुआ। फ्रैक्शनल ओनरशिप, रियल एस्टेट की दुनिया में अगर आपको शुरुआत करनी है तो ये वो जगह है जहां से आपको शुरुआत करनी चाहिए। अगर आपके पास बहुत बड़ा पैसा नहीं है और आप रियल एस्टेट की बहुत डेप्थ नहीं जानते हो, तो फ्रैक्शनल ओनरशिप वो जगह है जहां से आपको शुरुआत करना चाहिए। दिस इज माई रिकमेंडेशन ओनली। ओके, चॉइस इज ऑल योर्स। सो फ्रैक्शनल ओनरशिप में जहां पे आपको 8 से 25% तक का रिटर्न आ सकता है, वहां पे अगर आप करेंगे तो ये आपकी एसेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से आप बात करें गोल्ड की, फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड आपके लिए डेफिनेटली एसेट है। गोल्ड आपके लिए एसेट है क्योंकि गोल्ड लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा। 10-10.5% का रिटर्न गोल्ड देता है, तो गोल्ड आपके लिए एसेट है। इसके अलावा प्रॉपर्टी की बात मैंने कर ही दिया। म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स को अगर आप देखेंगे तो ये भी अगर आपको पॉजिटिव कैश फ्लो दे रहा है या कैपिटल एप्रिसिएशन दे रहा है, तो आपके लिए कैश वो एसेट है। एंड इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो आपके लिए एसेट हो सकती हैं। सो एनीवे, यहां पे कहानी सिर्फ एक समझनी है। मुख्य तौर पे मेन पॉइंट ये है कि वो कोई भी चीज हो जो आपकी जेब में पैसा डालती है, वो एसेट है। मैंने बहुत वीडियो बनाई थी पीछे, मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप जाके देख सकते हैं। सपोज मैं एयरपोर्ट पे गया और मैं दिखा रहा हूँ लोगों को कि एयरपोर्ट पे भी देखो कितनी शॉप्स हैं, कितनी महंगी मिलती है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है ज़्यादातर जुगाड़ से मिलती है, क्योंकि कोई लॉजिकल टेंडर तो मैंने आते हुए इतने ज़्यादा नहीं देखे। नाउ क्यों 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 वो शॉप्स एसेट्स हैं? बिकॉज इतना ट्रैवल होता है, इतने लाखों में लोग आते हैं, ट्रैवल करते हैं, और जब आते हैं भागा दौड़ी में उन्हें खाना होता है,
₹10 की पानी की बोतल को वो ₹100 में लेने के लिए भी तैयार होते हैं। तो कितना कैश फ्लो आता है जो भी वहां बिजनेस करता है, और उसको अगर आप रेंट पे अपनी जमीन दे रहे हो या दुकान दे रहे हो तो आपको एक परमानेंट रेंटल इनकम आने ही वाली है। सो दीज आर एसेट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। एसेट का फायदा आपको जो मिलता है वो आपको मिलता है, मैं आपको बताऊं, एसेट का फायदा आपको मिलता है टैक्स सेविंग में। सबसे ज्यादा फायदा आपको टैक्स सेविंग में होता है। तो इंडिया में लोग परेशान हैं, जैसे हमारे दुबई में क्या होता है, कोई गवर्नमेंट का टैक्स नहीं है। आप 1 करोड़ रुपए कमाओ या 100 करोड़ रुपए कमाओ, गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है, उसको आपसे कोई टैक्स नहीं चाहिए। कंपनी का भी एक सिंपल टैक्स होता है, उसका एक फार्मूला होता है, बस वो हो गया, उसके बाद बात खत्म हो गया। लेकिन हमारे इंडिया में टैक्स बहुत ज्यादा हाई है, बट अगेन फैसिलिटीज और मार्केट भी बहुत बड़ा है दुबई के बनिस्बत। तो कैसे हम अपने टैक्स को अपने फेवर में यूज कर सकते हैं? टैक्स आपके लिए ब्लेसिंग भी बन सकता है और टैक्स आपके लिए अभिशाप भी बन सकता है। तो टैक्स आपके लिए बेनिफिट बन जाए, ऐसा कब होगा? ये तब होगा जब आपके पास एसेट्स होंगी। रियल एस्टेट की दुनिया में आप टैक्सेस को अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। सेक्शन 80C के थ्रू आपको फैसिलिटी मिलती है, बेनिफिट आप उसका उठा सकते हो। पैसिव इनकम स्ट्रीम, जो रेगुलर कैश फ्लो बनता है, उसको एज ए इनकम दिखा के कैसे आप बैंक से लोन ले सकते हो, वो एक बड़ा सीक्रेट है। और आप अपने वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हो इन टैक्स लॉज को अपने फेवर में यूज करके, ना कि अपने अपोजिट में यूज होते हुए देख के। मैं तो जब जॉब में लोगों को देखता हूं 1 करोड़ की सैलरी है तो इन हैंड तो 60-65 आता है। क्यों? बाकी तो टैक्स में चला जाता है। तो 30 लाख 35 लाख रुपए अगर आप टैक्स में दे रहे हैं तो कभी सोचा भी तो होगा कि इस 35 लाख को वापस कैसे लाएं या मल्टीप्लाई कैसे हो? इस टैक्स को देने का कोई फायदा तो होना चाहिए। लेकिन अगर वो टैक्स लॉज आपको नहीं मालूम जो रियल एस्टेट में आपको आपकी एसेट्स मल्टीप्लाई और बिल्ड करने में फेवर कर सकते हैं, तो आप एक लूजर की तरह काम कर रहे हैं, इसके बावजूद भी कि आप कंट्री के बहुत अच्छे टैक्स पेयर हैं। तो सीखने की जरूरत पड़ेगी, और यहां ये इंडस्ट्री रियल एस्टेट आपको उसमें एक विनिंग एज देता है। हम लोग बात करेंगे अब व्हाट इज लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या है? क्या आपको मालूम है कि जो 60 लाख रुपए की गाड़ी आप शोरूम से निकाल कर आते हो और जब आप उसको घर के ड्योढ़ी पे चढ़ाते हो, घर की ड्योढ़ी समझते हो कि घर के गेट पे अंदर आप चढ़ाते हो, तो वो 60 लाख रुपए की सपोज आपने गाड़ी लाया और घर की ड्योढ़ी पे चढ़ाई, तो 60 लाख रुपए की गाड़ी ऑलरेडी 40 लाख रुपए की हो चुकी है सिर्फ शोरूम से निकलते ही, क्योंकि अब वो सेकेंड हैंड हो चुकी है। तो निकालते ही 20 लाख रुपए का आपने लॉस ले लिया। कभी भी प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्यों जब हम रोड्स पर जाते हैं तो गाड़ियां तो ऐसे बिखरी रहती हैं हिंदुस्तान में जैसे कोई फ्री में बट रही हो। Why people buy so much liability? Because people don't know this is liability. अब liability को मैंने जैसे कंपेयर करूंगा, जैसे एसेट को मैंने कंपेयर किया था सपूत से या सुपुत्री से या कमाऊपूत से, इसी तरह से मैं लायबिलिटी को कंपेयर करूंगा। कपूत तो नहीं बोलूंगा क्योंकि वो तो गलत हो गया, लेकिन अगर आपका बच्चा प्रोडक्टिव नहीं है, घर की वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा है, घर में कैश फ्लो में ऐड नहीं कर रहा है कहीं से, वो एक लायबिलिटी हो गया। बच्चा लायबिलिटी नहीं है। मैं लायबिलिटी को समझाने के लिए आपको एक बड़ा इजी एग्जांपल दे रहा हूं। सो लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकाले। एसेट क्या थी? जो आपकी जेब में पैसा डाले। मेरी जेब में मैंने ये पैसा डाला, ये हो गया एसेट, और एक हाथ है जिसने ये मेरी जेब से पैसा निकाल लिया, ये हो गया लायबिलिटी। वेरी सिंपल। तो अगेन इस एग्जांपल में मैं लूंगा कि ये आप हैं, सपोज स्माइल दे रहे हैं अभी, तो वैसे इस केस में आप स्माइल नहीं दे पाएंगे एनीवे, बट दिस इज सपोज योर पॉकेट, और ये है पैसा। अगर आपकी जेब से पैसा बाहर जा रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, नेगेटिव कैश फ्लो बढ़ रहा है, दिस इज लायबिलिटी। दिस इज लायबिलिटी। सिंपल डेफिनेशन है। और कुछ एग्जांपल मैं आपको यहां पे देके बताता हूं लायबिलिटी कैसे कौन सी हो गई। जैसे कार, जैसे ही आप कार लाए आपकी एक ईएमआई बननी शुरू हो गई, लेकिन कार आपको कुछ कमा के नहीं दे रही है। कार आपको कुछ कमा के नहीं दे रही है, तो ये आपकी नेट लायबिलिटी हो गई। यहीं पे मैं कुछ ऐसे भी एग्जांपल दूंगा जहां पे कार आपकी एसेट भी बन सकती है। हाउ? या कुछ लोगों के लिए एसेट होती है।
तो कैसे कोई चीज लाइबिलिटी होती है और कैसे कोई चीज एसेट होती है वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आपने कार लाए, आप अपने घर में रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, और ये आपकी ईएमआई चल रही है। पहली कार नेसेसिटी है तो लाइबिलिटी लोगे आप, लेकिन अगर 2 या 3 या 4 कार आपने ले रखी हैं और अब वो आपकी लग्जरी की तरफ जा रहा है बेस्ड ऑन ईएमआई, तो ये आपकी लाइबिलिटी है। अब एसेट कैसे बनती है? जैसे लोग ओला में, उबर में गाड़ी लगाते हैं, माना उनकी 25,000 30,000 रुपए की 25-30,000 रुपए की ईएमआई जा रही है और वो गाड़ी उनको 80,000 रुपए कमा के दे रही है, 80,000 1 लाख रुपए मंथली कमा के दे रही है, तो नेट नेट 70,000 रुपए पर मंथ पॉजिटिव हो गए ना, जेब में आए। अब इस केस में जो कार है वो आपकी एसेट है, लाइबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर दूसरा केस था, पहला वाला केस जहां पे वो कुछ कमा के नहीं दे रही थी आपको, तो वो लाइबिलिटी थी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। क्रेडिट कार्ड तो बहुत बड़ी लाइबिलिटी है। इसका जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है 18 से 42% तक चला जाता है, और मैंने लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है क्रेडिट कार्ड के ऊपर, और लोगों का एक फैशन सिंबल बना होता है। बहुत सारे प्रोफेशनल को मैंने देखा है जब वो पेमेंट करते हैं तो बड़े स्टाइल से पर्स खोलते हैं और उसमें 1 2 3 4 8 10 क्रेडिट कार्ड होते हैं, निकालते हैं और पेमेंट करते हैं, एंड दे शो इट अराउंड लाइक दिस इज अ सिंबल ऑफ स्टेटस। क्रेडिट कार्ड कभी भी स्टेटस का सिंबल नहीं है, क्रेडिट कार्ड गरीबी का सिंबल है। कुछ अचीवमेंट नहीं है क्रेडिट कार्ड से। क्रेडिट कार्ड की जगह डेबिट कार्ड है जो कि आपका अपना पैसा है, खर्च कर रहे हो, समझ में आती है, बट क्रेडिट कार्ड कभी भी नहीं भैया। सो क्रेडिट कार्ड इज ए प्लेन लाइबिलिटी। आपका घर, जिस घर में आप रह रहे हो, एक्चुअली दिस इज लाइबिलिटी। अब यहां पे जो मेरे गुरु हैं रॉबर्ट कियोस्की, उनकी बड़ी फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड, तो उस बुक में लिखा है बड़ा क्लियर, योर हाउस इज अ लाइबिलिटी, योर हाउस इज अ बिगेस्ट लाइबिलिटी। ग्रेट। लेकिन जब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बैठ के उसको पढ़ते हैं तो हमको समझ नहीं आता यार हाउस कैसे लाइबिलिटी है। क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहे कि बेटा हम तो गवर्नमेंट जॉब किए और पूरे जॉब करते हुए जितना सेव नहीं कर पाए उतना जो घर बना लिए बस एक, उसने इतना बना के पैसा बना के दे दिया। क्योंकि माना कोई घर 30 लाख रुपए का बना और आज उसकी कीमत 30 साल बाद 7 करोड़ रुपए है, तो इतना 7 करोड़ तो कोई गवर्नमेंट जॉब में या किसी और जॉब में नहीं जोड़ पाया। तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बॉस बात तो सही है, हाउस इज नॉट ए लायबिलिटी, हाउस इज एन एसेट। और ये बड़ा डिस्कशन मैंने इंडियन हाउसेज में होते हुए देखा है, जहां पे बच्चे ने रॉबर्ट कियोस्की का रिच डैड पुअर डैड पढ़ लिया, 2-3 फाइनेंस की बुक्स पढ़ ली, लेकिन पिताजी प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं, बात दोनों की ठीक है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और डिस्कशन शुरू हो जाता है, लेकिन बात समझ में नहीं आती। तो आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा कि हाउस आपका लायबिलिटी भी हो सकता है और हाउस आपका एसेट भी हो सकता है। तो पिताजी भी ठीक है और बेटा भी ठीक है, डिपेंड करता है आप किस हाउस की बात कर रहे हो। सेम केस है, जैसे यहां घर है, ये सॉरी कार है, ये लायबिलिटी भी हो सकती है, ये एसेट भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। एंड नेक्स्ट, एक्सपेंसिव गैजेट्स, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, दिस दैट, दिस इज ऑल लायबिलिटी, दिस इज ऑल लायबिलिटी। ठीक है, तो जितना जरूरत है उतना ही खरीद के रखना है। ये नहीं कि दुनिया जहान का सारा ब्रांड हमारे पास होना चाहिए, वो 1.5 लाख 2 लाख रुपए वाला मोबाइल होना ही चाहिए, और फिर अब अगली सीरीज आ गई तो अगली सीरीज भी हमारे पास होनी चाहिए। आई थिंक जरूरत नहीं है। एक लेवल तक, कब तक? जब तक आपकी स्टैंडिंग एक डिफरेंट क्वाड्रेंट में नहीं हो जाए, जब तक आप एक रिच क्लास में या अपर मिडिल क्लास में एटलीस्ट नहीं आ जाएं। याद रखिए 2 चीज जो मैंने अब बतानी है, इसके लिए मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा और यहां पे बात करूंगा, और वो है एसेट्स की। जब हमने बात की थी, याद रखिए एसेट्स इंक्रीज योर नेटवर्थ ओवर टाइम। एसेट अगर आप परचेज करोगे तो उसकी जो नेटवर्थ है वो ओवर टाइम बढ़ती चली जाती है। जबकि इसी के डिफरेंस में अगर आप लायबिलिटी देखोगे तो लायबिलिटी के केस में क्या होगा कि लायबिलिटी डिक्रीजेज योर नेट वर्थ ओवर टाइम। सो क्वेश्चन है नेट वर्थ का, नेट वर्थ। और ये वो चीज है जो ज्यादातर लोग अगेन नहीं समझ पाते। हर एक आदमी की एक वैल्यूएशन है, और आप में से बहुत सारे लोग तो आज के डेट में शार्क टैंक देखते होंगे, तो नेट वर्थ हो गया, वैल्यूएशन ऑफ द कंपनीज कैसे बनाई जाती हैं, रेवेन्यूज क्या होते हैं, वो सब कुछ समझ में आता होगा। लेकिन एक चीज है, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो या कुछ भी करते हो, हर एक आदमी का एक नेट वर्थ है।
नेटवर्थ का मतलब आपने देखा होगा कि जब पॉलिटिशियंस चुनाव में जाते हैं तो उनको अपनी नेटवर्थ बतानी होती है। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी अनाउंस करने लगा है बिकॉज ऑफ फ्यू केसेस कि भाई हमारे जजेस की नेटवर्थ क्या है। नेटवर्थ का मतलब है कि आपके पास टोटल कितना रोकड़ा पानी है, कितना पैसा है, धन दौलत कितनी है आपके पास, जिसमें आता है आपका घर, आपकी गाड़ियां, आपका बैलेंस, कैश, डेप्रिशिएटिंग एसेट्स, दिस दैट, और वो नेट वैल्यू निकाली जाती है कितनी माइनस वाली है और कितनी प्लस वाली है, तो टोटल प्लस में हुआ कि माइनस में हुआ। सो एनीवे, नेट वर्थ इज द नेम ऑफ द गेम। और जितने भी लोग मेरे दोस्त यहां पे मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज प्लीज प्लीज, ये मेरा वीडियो देखने का फायदा आपको तब होगा जब आप अपनी नेटवर्थ निकालोगे। कैलकुलेट कीजिए कि व्हाट इज योर नेटवर्थ। 20 साल से 25 साल से 30 साल से काम करने में लगे हुए हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कुछ नजर नहीं आता। वो कहते हैं ना साहब मेहनत तो बहुत की हमने, तो बेटा बोलता है दिखाई तो कहीं नहीं देती। मतलब मेहनत की आपने लेकिन दिखाई कहीं नहीं दे रही औपचारिक रूप में। तो 3 तरह के लोग हैं। एक जिन्होंने कुछ किया ही नहीं और कुछ अचीव ही नहीं किया, तो उनकी तो बात ही छोड़ दो। एक वो जिन्होंने बहुत मेहनत की और पैसा बहुत कमाया, लेकिन एक्चुअली में उससे एसेट्स क्रिएट करना भूल गए। सब खाया पिया, गाड़ियों में उड़ाया, मौजली खत्म कर दिया। मैं तो यहां तक भी लोगों को जानता हूं जिनके घर में अभी तक बैंक अकाउंट भी नहीं थे। ऐसे भी लोग होते हैं इस दुनिया में। वो तो जब मोदी जी ने जीरो अकाउंट खुलाया और सब कुछ कंपलसरी कर दिया और होने ही नहीं लगा सब कुछ वाइट से, तब जाके बैंक अकाउंट्स खुले। नाउ तीसरी तरह के लोग कौन हैं? जिन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत पैसा कमाया और उससे एसेट्स परचेज की, और आज उनकी वैल्यूएशन दिखाई देती है कि डे बाय डे उनकी चीज ऊपर चलती चली जा रही है, यानी कि उनकी नेटवर्थ ऊपर चलती चली जा रही है। जब कभी आप किसी बैंक से अपने बिजनेस के लिए भी लोन लेने जाएंगे तो बैंक विल आस्क अबाउट योर नेटवर्थ, वैल्यूएशन। दिस वर्ड इज अ गेम ऑफ वैल्यूएशन, दिस वर्ड इज अ गेम ऑफ मैथमेटिक्स। कोई आपके हाई स्कूल के नंबर नहीं पूछेगा, कोई आपके 12th के नंबर नहीं पूछेगा, आप टॉपर रहे हो, गोल्ड मेडलिस्ट, इस पे कोई बैंक आपको लोन नहीं देने वाला। इट्स ऑल अबाउट एसेट्स 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 एंड एसेट्स। सो दिस गेम ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, ये जो एसेट्स और लाइबिलिटी का गेम है, ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना समझना। और लाइफ कुछ नहीं है, बस कलेक्शन ऑफ एसेट्स है। जैसे 2 घंटे से गोल, वो फुटबॉल का गेम हो रहा है, तो कितने गोल हुए? गोल इज योर एसेट। क्रिकेट का गेम चल रहा है, बॉलर के लिए एसेट क्या है? उसने कितने विकेट लिए। और बैट्समैन के लिए एसेट क्या है? उसने कितने रन मारे। तो कोई भी काम कर रहा है उसके लिए एसेट्स क्या है? उसने क्या खड़ा किया लाइफ में, कितने मकान, कितने दुकान, कितनी जमीन, कितनी जायदाद, कितनी रेंटल इनकम की चीजें खड़ी क्या की, कितना गोल्ड है उसके पास। ये सब चीजें जरूरी हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो इसीलिए ये टॉपिक मैंने उठाया था। अब जो डिस्कशन चलता है जिसपे कि आपका घर एसेट है या लाइबिलिटी, उस पर बात करते हैं। देखिए, आपका घर लाइबिलिटी भी हो सकता है और आपका घर एसेट भी हो सकता है। नाउ एक एग्जांपल लेते हैं कि आप सपोज 2nd जनरेशन चाइल्ड हो अपनी फैमिली में, जहां पे आपके पिताजी ने एक घर बनाया, उसके लिए उन्होंने 30 साल 20 साल 25 साल ईएमआई भरी थी, तो एक लाइफ ऑलरेडी इन्वेस्ट की जा चुकी है उस घर को खड़ा करने में। जब ये घर आपके पास आया तो ये आपके पास एक फ्री गिफ्ट था, जो शायद एक गिफ्ट डीड के थ्रू आपको मिल गया होगा। थोड़ा सा आपको गिफ्ट डीड का रजिस्ट्री अमाउंट देना पड़ा होगा। तो अब आपके लिए ये जो एसेट है उसकी कॉस्ट क्या है? 0। और उसकी जो वैल्यूएशन है, जो पिताजी ने हो सकता है 20 लाख रुपए में बनाया होगा, आज आपके लिए हो सकता है उसकी वैल्यूएशन हो 7 करोड़ 8 करोड़, ये आपकी वैल्यूएशन हो सकती है उसमें। तो ये तो है वैल्यूएशन, ये तो है वैल्यूएशन। और आपके लिए कॉस्ट क्या है उसकी? 0। आपके लिए कॉस्ट पड़ी उसकी 0। अब आपको इसके लिए कोई ईएमआई नहीं देनी पड़ती, आप तो फ्री में मजा लेते हो। आपको तो सिर्फ पुताई करानी, तो पुताई करा दिया आपने, बस उतना ही पैसा आपका लगा। कुछ मेंटेनेंस के लिए लगाना पड़ा तो लगा दिया, बस उतना ही आपको खर्चा पड़ा, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पड़ता है। सो बताइए, इसमें आपको कुछ देव से देना ही नहीं पड़ रहा। अब आप उस घर में रहो
या उस घर को किसी और प्रोफेशनल वे से चलाओ, या इससे कुछ कमाओ भी उल्टा, ये तो आप पे डिपेंड करता है। बट किसी भी केस में ये आपके लिए लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपकी जेब से कुछ जा ही नहीं रहा, कोई नेगेटिव कैश फ्लो हो ही नहीं रहा। बल्कि आपने तो कुछ भी नहीं करोगे, उसको 20,000 रुपए किराए पे भी दे दोगे तो 20,000 रुपए उल्टा जेब में आ रहे हैं। तो हर केस में ये आपके लिए एसेट है। पिताजी के लिए क्या थी ये? उनके लिए लायबिलिटी थी, क्योंकि उन्होंने वो सब कुछ किया। 20 साल, 25 साल, 30 साल उन्होंने उस ईएमआई को ढोया, अपनी जेब को काटा, अभावों में जिए, नेगेटिव कैश फ्लो सहा। लेकिन आज से 20 साल, 50 साल पहले बहुत अपॉर्चुनिटीज कम थी, बहुत चीजें डिफरेंट थी, इतनी नॉलेज नहीं थी और ऑप्शंस भी नहीं थे। तो जो किया बहुत अच्छा किया, तो उनके लिए लायबिलिटी था। तो जो चीज पिताजी के लिए लायबिलिटी थी, आपके लिए एसेट बन गई है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और आपके लिए एसेट तो हो गया, अब आपके लिए लायबिलिटी क्या है? अब अगर आप भी कोई घर लेते हो, सपोज आपने, बड़ा फैशन है हमारे नोएडा में, 2 करोड़ का एवरेज सपोज घर लिया, 25 लाख रुपए जेब से डाले, 1.75 आपको 1 करोड़ 75 लाख रुपीस का आपको ईएमआई बन गया, यानी कि लोन आ गया इतना। और ईएमआई इसका बनेगा लगभग आपको, और कुछ भी नहीं तो लगभग 2 लाख रुपए के आसपास, कुछ कम कुछ ज्यादा, 2 लाख रुपए पर मंथ का ईएमआई आपको आया। नाउ दिस इज अ लायबिलिटी फॉर यू, बिकॉज अब आपको 20 साल बंधुआ मजदूर की तरह काम करना पड़ेगा इस ईएमआई को देने के लिए। सो ये आपकी लायबिलिटी है। और ये फ्लैट अगर आपको क्या कमा के देगा, मे बी 40,000 रुपए का रेंट, मे बी 50,000 रुपए का रेंट अगर कमा के देगा, तो भी 1.5 लाख रुपीस पर मंथ आपको अपनी जेब से देने ही पड़ेंगे बैंक को ईएमआई। और पहले 8-9 साल में तो सिर्फ इंटरेस्ट जाता है, मूल जाता भी नहीं है। यह भी मैथ्स आपको समझने की जरूरत है। सो इस केस में यह घर आपके लिए लायबिलिटी है। तो बाय डेफिनेशन कुछ चीजें मैं पढ़ के सुना देता हूं कि घर कब आपके लिए लायबिलिटी है। व्हेन ईएमआईज ड्रेन योर इनकम, जब ईएमआई आपकी इनकम खर्च करती है, मतलब माइनस करती है, आपकी इनकम में से ईएमआईज जा रही हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ पाइल अप, जब मेंटेनेंस कॉस्ट भी उसके ऊपर जो जाती है वो भी पाइल अप होती जाती है, यानी कि हर बार आपको मेंटेनेंस कॉस्ट भी दे रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर, मेंटेनेंस कॉस्ट इज अ इनकम और रेंटल फॉर द बिल्डर, बट हमारे लिए लायबिलिटी है। एंड प्रॉपर्टी टैक्स भी आपका बढ़ता जाता है डे बाय डे। और घर आपके लिए एसेट कब है? जब ये आपके लिए जनरेट करे रेंटल इनकम। और ये रेंटल इनकम में भी ध्यान दिलाऊंगा मैं, पॉजिटिव कैश फ्लो, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा आप सब लोग, पॉजिटिव कैश फ्लो। एक एग्जांपल मैंने दिया है, लिस्टेड ऑन ओयो फॉर प्रॉफिट। सपोज आपने अपने 10 कमरे बनाए, ओयो में चढ़ा रखे हैं, वहां से आपको रेंट आता है। मेरा कोई पर्पस नहीं है यहाँ पे ओयो को प्रमोट करने का, लेकिन फेमस चीज है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो आपको सिर्फ बताने के लिए। तो अगर आपको वहां से प्रॉफिट आ रहा है, पॉजिटिव कैश फ्लो आ रहा है, आपका घर या आपकी प्रॉपर्टी आपके लिए एसेट हो गया। एप्रिशिएट्स इन वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू में एप्रिशिएट कर रही है। अब आप, तो आपका ये एसेट है। अब आप मुझे ये भी बोलेंगे कि प्रॉपर्टी तो ये वाली लायबिलिटी वाली भी इंक्रीज कर रही होगी। बिल्कुल ठीक बात है। वो 2 करोड़ का जो फ्लैट है वो 3 करोड़ का होगा 7 साल में, 8 साल में, 10 साल में, जब भी होगा। लेकिन तब तक जो 1 करोड़ का आपको एप्रिसिएशन आया, तब तक आपने जो ईएमआई दिया, 7 साल में 12 ईएमआई, 84 ईएमआई आपने दे दिया होगा। और अगर 2 लाख रुपए की आप ईएमआई दे रहे हो तो 1.68 लाख, यानी कि 1 करोड़ 68 लाख रुपए आप दे चुके हो। 1 करोड़ 68 लाख रुपए आप दे चुके हो ईएमआई में, और ग्रोथ क्या आया है 1 CR। इसमें से मैं 1 CR माइनस भी कर दूं तो 68 लाख रुपीस के लॉस में है हम लोग। ये मैथ्स भी पता होना चाहिए, ये मैथ्स भी पता होना चाहिए। सो हाउस आपका एसेट भी हो सकता है, हाउस आपका लायबिलिटी भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन से वाले हाउस की हम लोग बात कर रहे हैं। अब बात करेंगे न्यू एज इन्वेस्टर माइंडसेट वर्सेस ओल्ड एज इन्वेस्टर माइंडसेट। इसका मतलब क्या है? पुरानी सोच क्या है और नई सोच क्या है? आजकल के बच्चों की सोच क्या है, आज की न्यू जनरेशन की सोच क्या है, या
वो लोगों की सोच क्या है जिन्होंने रियल एस्टेट में फॉर्च्यून क्रिएट कर लिया, मल्टीपल रेंटल इनकम सुना ली। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं दुबई में एक ऐसे सज्जन से मिला जिन्होंने आज से लगभग 16 साल पहले दुबई में अपना हिसाब किताब शुरू किया था। 3 प्रॉपर्टी से उन्होंने काम शुरू किया और आज इन साहब के पास 500 प्रॉपर्टी हैं, 500 प्रॉपर्टीज जो उनको रेंटल इनकम देती है। अब सोच के देखिए, जिस आदमी का लाइफस्टाइल ऐसा होगा, जिसके पास 500 प्रॉपर्टीज होंगी, उसके लाइफ में कौन सी टेंशन है? उसे कौन से रिटायरमेंट की टेंशन है? उसको कौन से कैश फ्लो की टेंशन है? लेकिन इन सब लोगों ने क्या किया यहां तक पहुंचने के लिए, जो आप में से देखने वालों का सबका एक बेसिक सवाल भी होगा। इन्होंने ओल्ड माइंडसेट या ओल्ड एज इन्वेस्टर माइंडसेट को क्रॉस किया और न्यू एज इन्वेस्टर माइंडसेट को ओके बोला। ओके, वी आर रेडी टू लर्न। एंड दे लर्न लाइक कार्डोन जी के थ्रू, रॉबर्ट कियोस्की थ्रू, डोनाल्ड ट्रंप्स थ्योरी थ्रू। और ये न्यू एज इन्वेस्टर का जो कैलकुलेशन है वो बड़ा डिफरेंट है, जहां पे लोगों को समझ नहीं आता कि मैथ्स कैसे निकालें, टैक्स का कैसे बेनिफिट उठाएं, कैसे पॉजिटिव कैश फ्लो लगाएं। अरे यार ऐसे ही होता है प्रॉपर्टी में, ऐसे ही होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है, इट्स ओके। बस ये सोचा, खत्म हो गया। कभी भी 3 रातें बिताई नहीं पेपर के ऊपर, घिस्सा मारा नहीं, उनका कुछ नहीं हुआ। और यहां पे इन्होंने सारा गेम ही चेंज कर दिया। लेकिन ये गेम चेंज करने के लिए शुरुआत से ही माइंडसेट को चेंज रखना पड़ेगा। आज की डेट में 2 तरह के माइंडसेट काम करते हैं, अगेन चाहे दुनिया कितनी भी आगे चली जाए, कितना भी एआई आ जाए। सपोज करते हैं, एक एग्जांपल हम लोग लेंगे यहां पे, और वो हम लोग लेंगे एक नया बच्चा जिसकी जॉब लगी है, सपोज जिसकी जॉब लगी है, उसने काम शुरू किया है और उसका सैलरी आना शुरू हो गया। उसका माइंडसेट ओल्ड पैटर्न पे भी हो सकता है, जहां पे वो जाएगा कुछ मोबाइल फोन खरीदने का उसका ड्रीम होगा, मैं 1.5 लाख रुपए का मोबाइल खरीदूंगा, गाड़ी खरीदूंगा, फ्लैट लूंगा। फिर उसकी ईएमआई शुरू हो जाएगी, फिर वो 20 साल बंधुआ मजदूरों की तरह काम करेगा और एक वो ऐसे रैट रेस में लग जाएगा जिसके बाहर निकलने का उसका पास कभी आंसर ही नहीं होगा। या फिर एक न्यू एज कॉन्सेप्ट का जनरेशन का बच्चा हो सकता है जो नई चीजें सीख रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो नए एज का बच्चा विल बाय एसेट्स फर्स्ट। न्यू एज इन्वेस्टर, अब ये बच्चा नहीं है, कोई भी हो सकता है, कोई 40s में हो वो भी हो सकता है, 50s में हो तब भी हो सकता है। जब भी आप एक नई शुरुआत करने की कोशिश करें या चाहें, डिसीजन लें, उसी दिन से आपका नया खेल शुरू हो जाता है। सो यहां पे क्या है कि सपोज इसकी सैलरी आनी शुरू हुई या जो भी कुछ आ रहा है, ही विल बाय एसेट फर्स्ट एंड जनरेट इनकम बिफोर। तो सोच के देखिए, एक ओल्ड एग्जांपल देता हूं जहां पे बंदे ने आया और एक कार ले ली जिसकी ईएमआई उसने 40,000 रुपए देनी शुरू कर दी। एक वो बंदा है सपोज जिसके पास 2 लाख रुपए की इनकम आ रही है, फॉर एग्जाम्पल किसी की 2 लाख रुपए की इनकम आ रही है, ये है ए और ये है बी। ए ने क्या किया, 2 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए की ईएमआई सेट की और एक ऐसी प्रॉपर्टी ली जहां पे उसको रेंटल इनकम आनी शुरू हो गई। यानी कि उसने ऐसी एसेट परचेज की फर्स्ट जहां से उसको इनकम आनी शुरू हो गई। और बी ने क्या किया, कार ले ली जहां से उसको 40,000 रुपए की ईएमआई जानी शुरू हो गई। 4 खर्चे उसने और ऐसे बांध लिए, मोबाइल फोन ले लिए, लैपटॉप्स ले लिए और 4 ऐसे खर्चे उड़ा रहा है। सो दिस इज अ न्यू एज इन्वेस्टर जो हम रिकमेंड करते हैं, दैट शुड बी डन, कि ये होना चाहिए अगर आपको लेगेसी क्रिएट करनी है इन द वर्ल्ड ऑफ रियल एस्टेट। अब एसेट और लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसने एसेट क्रिएट की क्योंकि इसको पॉजिटिव कैश फ्लो आएगा इन फ्यूचर। और इसने क्या किया, इसने तो पहले दिन से कार वार ले लिया, इसको तो नेगेटिव कैश फ्लो, तो उसने लाइबिलिटीज परचेज करनी शुरू कर दी और उसने एसेट्स परचेज करनी शुरू कर दी। देखिए, हम लोग अग्रवाल लोग हैं, हम लोग हिंदू लोग हैं। नाउ यहां पे हम लोगों के यहां दिवाली एक बहुत अच्छा त्यौहार होता है, सबसे बड़ा हमारा त्यौहार होता है। दिवाली पे हम लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं। 10 दिन पहले से घर की सफाई करनी शुरू कर देते हैं इस होप में कि घर सफाई होगी, लक्ष्मी जी आएंगी। लक्ष्मी जी मतलब धन, संपदा, क्योंकि वो साफ जगह बैठना पसंद करती हैं।
पूजा करते हैं, लाइटें लगाते हैं, घर में लक्ष्मी आएगी। और जिसके घर में लक्ष्मी आ जाती है, ऐसा देखा गया है कि वो करवटें बदलता रहता है बेड पे, उसको वो लक्ष्मी 4 रातें भी अपने पास रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो करवटें बदलता रह जाता है, वो कहता है इसको जल्दी सेट करो। और फिर उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं तरह तरह के, यहां लगा दो, वहां लगा दो, वो लगा दो, वो लगा दो, ठीक है। और ये वही सब होते हैं जो स्कूटर से, बाइक से, छोटी छोटी गाड़ियों से आ रही हैं EMI से, देते देते, उनको खुद एक्सपर्टीज नहीं है, बट दिस इज अ ट्रेंड। लेकिन स्मार्टनेस तो लगाने वाले की है। नाउ क्या करते हैं, वो लक्ष्मी जी को दे देते हैं और लाइबिलिटीज परचेज कर लेते हैं। तो आपका लक्ष्मी जी मतलब धन, धन मतलब कैश। इस कैश से मेरे भाई आप एसेट परचेज करते हो या लाइबिलिटीज परचेज करते हो, ये आपको देखना है। ऊपर जाना है जीवन में तो एसेट परचेज करो, और जीवन में नीचे जाना है लाइबिलिटीज परचेज करो। अपने पैसे को बढ़ाना है 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 4 लाख, 4 लाख से 8, 8 से 16, 16 से 32, तो एसेट्स खरीदो। और अगर गंवाना है अपने पैसे को, अपने हाथ से माचिस की तिल्ली दिखानी है, लाइबिलिटीज खरीदो। चॉइस इज ऑल आवर्स। न्यू एज इन्वेस्टर फोकस ऑन कैश फ्लो, एंड यहां पर भी मैं लिख देना चाहता हूं पॉजिटिव कैश फ्लो। तो जो समझदार न्यू एज इन्वेस्टर है वो नेगेटिव कैश फ्लो यानी कि लाइबिलिटी वाले कैश फ्लो पे फोकस नहीं करता है, फोकस ऑन पॉजिटिव कैश फ्लो। सो मंथली इनकम पे फोकस करता है इन प्लेस ऑफ ईगो। ईगो क्या बड़ी जरूरी स्टेटमेंट आ गया ईगो के ऊपर, बिकॉज लोगों को दिखाएंगे हमारा स्टाइल, हमारे 10,000 रुपए के शूज मैन, 40,000 रुपए का सूट मैन, 2 लाख रुपए की वॉच मैन, हाँ 30 लाख रुपए की कार मैन, फॉरगेट इट। यंग लोगों के बीच में डिस्कशन का मैटर होना चाहिए, तेरे पास कितनी एसेट है, तेरे पास कितनी लाइबिलिटीज हैं, तेरा कैश फ्लो, पॉजिटिव कैश फ्लो कितना है, शाम को सुट्टा मार रहे हैं या बियर पी रहे हैं। सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन ये होना चाहिए, ना कि ये लाइबिलिटीज परचेस कर करके दिखाना, शोबाजी। शोबाजी में कुछ नहीं रखा। हमेशा याद रखना मेरा ये जुमला, उसी में दम है जिसकी जरूरतें कम है, उसी में दम है जिसकी जरूरतें कम है। तो कमाओ राजा बन के और खर्च करो थोड़ा सा सिमट के, फिर देखना गेम लाइफ का कहां पहुंचेगा। न्यू एज इन्वेस्टर बिल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब यहां पे समझना जरूरी है। फाइनेंशियल फ्रीडम से मतलब यह नहीं है कि 10 करोड़ आपके बैंक में पहले ही दिन, नो। लेकिन अगर आपके खर्चे सपोज फैमिली के 1 लाख रुपए हैं या 2 लाख रुपए हैं और आपको 4 लाख रुपए पैसिव इनकम से आता है, 4 लाख रुपए या 3 लाख रुपए, यानी 2 लाख रुपए से ज्यादा आपकी जरूरतों से ज्यादा आपको पैसिव इनकम से आता है। और पैसिव का मतलब जो आपकी एसेट से कैश फ्लो आ रहा है, जिसके लिए आपको काम नहीं करना पड़ता, जिसके लिए आपको काम नहीं करना पड़ता, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। ना तो उसके लिए आपको जॉब लगा पे जाना पड़ता, ना आपको धंधे पे जाना पड़ता, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। और यहां पे इसको थोड़ा सा और सब्जेक्टिविटी में समझाने के लिए बता देता हूं कि जो आपकी एसेट होती है वो आपका वो कमाऊ बेटा है जो टाई लगा के जाएगा रोज और पैसा कमा के लाएगा 24 के 24 घंटे। ये एसेट है। ये वो आपका कमाऊ एम्प्लॉय है जो 24 घंटे आपके लिए काम करेगा और आपको पैसा कमा के देगा। आज के मॉडर्न एज में बोलता हूं, ये आपका वो एआई एजेंट है जो आपके लिए 24 आवर काम करेगा और आपके लिए कैश फ्लो जनरेट करेगा। इसको बोलते हैं एसेट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, री इन्वेस्ट द प्रॉफिट। ये न्यू एज इन्वेस्टर को पता है कि मुझे इस प्रॉफिट को, ये जो कैश फ्लो आ रहा है उसको भी वो बर्बाद नहीं करता पैसिव वाला, उसको वो जानता है कि टैक्स लॉस से कैसे कंपनसेट करना है, बचाना है, और उसके बाद फाइनेंसेस का गेम खेलते हुए, बैंक से लोन लेते हुए, पैसे को लेवरेज करते हुए कैसे मुझे अपनी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज को बढ़ाना है। तो ब्रीफ कर देता हूं दोबारा से इस पूरे गेम को आपके लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। आई होप सो। न्यू एज इन्वेस्टर माइंडसेट के लोग क्या करते हैं, एसेट्स परचेज करते हैं, लाइबिलिटी नहीं। न्यू एज के माइंडसेट के लोग फोकस ऑन कैश फ्लो, रेगुलर कैश फ्लो कितना आ रहा है उस पर फोकस करते हैं। ये लोग फोकस करते हैं बिल्ड ऑन फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी कि पैसिव कैश फ्लो,
जिसके लिए उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता, वो उनके खर्चों से ज़्यादा हो जाए तो फाइनेंशियल फ्रीडम आनी शुरू हो जाए, और जो वो पैसा आता है उसको भी री इन्वेस्ट करना ये लोग शुरू करते हैं ताकि लाइफ फ्रीडम वाली हाथ में आ सके। नाउ मैं कुछ ट्रिक्स दे सकता हूं, आई कैन गिव यू सम हैक्स, इंडियन हैक्स विच आई लर्न अराउंड द वर्ल्ड, कि जिसके थ्रू आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा सकते हो। तो पहला काम आपको क्या करना चाहिए, इफ यू आर न्यू इन्वेस्टर और इफ यू डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, गो फॉर द फ्रैक्शनल ओनरशिप। क्योंकि यहां पे आपको 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ नहीं चाहिए, बल्कि कुछ कम पैसे से 3-4 लाख रुपए से भी, 3 या 4 लाख रुपए से भी आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और एक जर्नी टुवर्ड द लेगेसी शुरू कर सकते हैं। और इसके बारे में अगर आपको और नॉलेज लेनी है, स्पेशली फॉर द फ्रैक्शनल ओनरशिप, बिकॉज इंडिया में बहुत कम लोगों को आइडिया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा मोबाइल फोन भी मिलेगा, आपको मेरी कम्युनिटी का भी लिंक मिलेगा, आपको गूगल फॉर्म भी मिलेगा। आप किसी भी तरह से मेरे तक पहुंच सकते हैं, मेरे ऑफिस में पहुंच सकते हैं, मेरे स्टाफ तक पहुंच सकते हैं, या फाइनली मुझ तक पहुंच सकते हैं, और आपको इसके बारे में बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन हम देते रहेंगे। टैक्स ऑप्टिमाइजेशन, कैसे जो पैसा आएगा उसको टैक्स सेविंग में लगाना है, कैसे वहां पे हम टैक्स को अवॉइड कर सकते हैं और इस पैसे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इंडियन टैक्स लॉस को, कोई इलीगल काम नहीं करना है, मैं यहाँ यूट्यूब पे कोई इलीगल काम करना नहीं सिखाऊंगा, लेकिन जो गवर्नमेंट ने सुविधा हमको दे रखी है, टैक्स लॉज आपके फेवर में कैसे काम करेंगे, हाउ रिच डू वेरी लिटिल टैक्सेस एंड प्ले द बैंक मनी, अदर पीपल मनी एंड द टैक्स लॉज इन देयर फेवर, अपने फेवर में कैसे वो यूज करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं गेम को, वो आप सीख सकते हैं और सीखना है। ये ट्रिक्स हैं आपको, एंड फाइनेंशियल फ्रीडम, एंड फाइनली आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाना है। सो फ्रैक्शनल ओनरशिप से आप स्टार्ट कीजिए, ये मेरा सिर्फ कहना है, चॉइस इज ऑल योर्स, एंड आई एम नॉट क्लेमिंग हियर मी एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, आई एम जस्ट रिकमेंडिंग यू। सो यहां से आप शुरू कीजिए फ्रैक्शनल ओनरशिप से, टैक्स ऑप्टिमाइजेशन यानी कि टैक्स लॉस को अपने फेवर में लीजिए और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़िए आगे। दिस इज द वे टू अचीव द गेम। एंड आई थिंक गोल क्या है, गोल क्या लाइफ में गोल होना चाहिए, चूज एसेट्स इन प्लेस ऑफ लाइबिलिटी। ये बिल्कुल क्लियर कट लेके चलना है, हमको लाइफ में लाइबिलिटी नहीं, एसेट्स को चूज करना है। इन्वेस्ट इन इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज, इसलिए आप हमेशा याद रखिए कि इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज में ही इन्वेस्ट कीजिए। या मैं छोटा सा एक आइडिया दे देता हूं आपको, मेरा इनकम जनरेटिंग प्रॉपर्टीज से मतलब क्या है। कई बार क्या होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट के नाम पे प्लॉट लेके डाल दिया, कोई फ्लैट लेके डाल दिया, कोई ऐसी प्रॉपर्टी लेके डाल दी जो कैपिटल एप्रिसिएशन दे रही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। आपने 50 लाख, 20 लाख, 30 लाख का प्लॉट लिया, अगले 10 साल में वो 3x 4x कुछ भी होता है, बहुत अच्छा है, फैंटास्टिक। लेकिन एक इससे ऊपर भी हो सकता है, जहां पे आपने ऐसी कोई प्रॉपर्टी ली जो कैपिटल एप्रिसिएशन तो ले ही रही है, लेकिन साथ में आपको लाइफ टाइम के लिए रेंटल भी दे रही है। सो ये रेंट देने वाली प्रॉपर्टी एक डिफरेंट बॉल गेम है और एक बेटर गेम है देन बाइंग ओनली ए प्लॉट। एलिमिनेट लाइबिलिटीज तो परचेज ही नहीं करनी। इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ में 0 लाइबिलिटी परचेज करोगे और 100% एसेट परचेज करोगे, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि लाइफ में सब कुछ चाहिए होता है मिला जुला के। लेकिन मेरे दोस्त, जो भी आपकी इनकम है उसमें अगर आपने 50% भी अपनी एसेट इन्वेस्टमेंट के लिए रख दिया और 50% में आप लाइफ जियोगे, अगर ये फार्मूला अनुराग अग्रवाल का मान लिया तो लाइफ में हमेशा आप मुझे याद रखें। बिल्ड पैसिव इनकम, फोकस रखिए पैसिव इनकम पे। आप चाहे किसी कंपनी के सीईओ हो या जीएम हो, लेकिन काम करने के बाद 1 महीने जो पैसा आता है वो टेम्परेरी है, बिना काम किए जो पैसा आए वो परमानेंट है। और ये बात दुबई में पढ़े लिखे प्रोफेशनल, बड़े से बड़े इन्वेस्टर फ्रॉम द अराउंड द वर्ल्ड से लेकर हमारे नोएडा, ग्रेटर नोएडा के गांव के लोग भी जानते हैं और सालों से जानते हैं कि भैया 100 कमरे भी बना दिए ना, जो 4-4 हजार रुपए में भी किराए पे दिए, तो 4000 × 100 4 लाख रुपए तो घर बैठ के आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा खेल है। सो क्रिएट मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स एंड अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम
लिव योर लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स, और ये सब करके आप अपनी लाइफ को अपने ओन टर्म्स पे जी सकते हो. सो विद दैट आई एम डन, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वीडियो वॉज वेरी सिंपल कि आप एसेट और लायबिलिटी में डिफरेंस समझ सकें, ताकि जब भी आप किसी चीज को देखें, घर से निकल रहे हैं वाइफ के साथ वॉक करने, रात को खाना खाने के बाद, तो आपकी एक आंख देख के ये बतानी चाहिए ये एसेट है, ये लायबिलिटी है, ये एसेट है, ये लायबिलिटी है. और प्लीज आज ही से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो. अपने घर में इस वीडियो को देखने के बाद चेक करो कौन सी चीज एसेट है, कौन सी लायबिलिटी है, कौन सी एसेट है, कौन सी लायबिलिटी है, कौन सी एसेट है, कौन सी लायबिलिटी है, और लायबिलिटीज को सेट ऑफ करना शुरू करो और उनको एसेट से कन्वर्ट करना शुरू करो. विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट इन द जर्नी ऑफ एसेट क्रिएशन with assets. All the best.